वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं। तो अभी जो है हम रेलवे फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए मॉडल पेपर जो है वो डिस्कस कर रहे हैं और अप्रैल से जो है आपको डेली मॉडल पेपर जो है देखने को मिलेगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए क्या है कि जो आपका सिलेबस है, सिलेबस आपको पहले से पता होगा। जनरल साइंस से 10 क्वेश्चन, रीजनिंग मैथ से 10 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन। तो मेरे पास जो है कॉल भी आ रही थी कि सर जो है हम जनरल साइंस की, रीजनिंग की और जनरल अवेयरनेस की जो है कैसे तैयारी करें। तो देखिए आप जो है रेलवे की बहुत सारी अलग अलग पब्लिकेशन की बुक आती है, जनरल साइंस की, रीजनिंग की, मैथ की और जनरल अवेयरनेस की। आप इन बुक को परचेज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि रेलवे के जो भी एग्जाम हुए, एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, एएलपी हो गया, आरपीएफ का हो गया, जो भी रेलवे के एग्जाम हुए उनके जनरल साइंस के क्वेश्चन, रीजनिंग मैथ के क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन जो है आपको उन बुक्स में देखने को मिल जाएंगे। और मोस्टली क्या होता है कि वही जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट करके पूछे जाते हैं जनरल साइंस में और जनरल अवेयरनेस में। बाकी मैथ रीजनिंग की बात की जाए तो कोई भी जो है आप रेलवे का जो है प्रीवियस ईयर का रीजनिंग या फिर मैथ की बुक परचेज कर लीजिए। उसमें जितने भी क्वेश्चन है, टॉपिक हैं, आप उनको लगा डालिए तो आप 10 में से जो है 6-7 नंबर आप बड़े आराम से स्कोर कर लेंगे। ठीक है। बात की जाए फार्मेसी की तो देखिए अगर आप पहले से कोई फार्मासिस्ट एग्जाम अगर आपने दिया हुआ है, उसमें आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया लेकिन आपका स्कोर 50% आ रहा है, 60% अगर आप स्कोर कर रहे हैं, अगर आप मिनिमम 50% स्कोर कर रहे हैं, तो आप ये यकीन मानिए कि जो आपको ये मॉडल पेपर क्वेश्चन कराया जा रहा है इसमें से 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिससे कि आपका सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा। ठीक है। चलिए तो आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और ये सारे जो है आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं और जो आपका फार्मा का सिलेबस है सब्जेक्ट वाइज जो है एमसीक्यू मैंने आपको करा रखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है उसका लिंक मिल जाएगा। तो जो भी आपके अलग अलग यहाँ पे सब्जेक्ट दिए गए हैं आप इनसे जो है रिलेटेड सारे जो एमसीक्यू हैं आप उनको जरूर से तैयार कर लीजिए। ठीक है। चलिए तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने आ चुका है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने आ चुका है कि विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल। तो हमारे शरीर में जो है ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि ब्लड शुगर लेवल को जो है नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक है। थायरॉक्सिन हो गया, एड्रेनलिन हो गया, इंसुलिन हो गया या फिर ऑक्सीटोसिन हो गया। तो आप सभी को जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर पता है ऑप्शन नंबर सी। इंसुलिन क्या होता है, ये जो है ब्लड शुगर लेवल को क्या करता है, कम करता है। मतलब ये किस टाइप का हार्मोन है, ये जो है आपका हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन होता है। ठीक है। हाइपोग्लाइसेमिक टाइप का जो है ये आपका क्या होता है, हार्मोन होता है। ठीक है। हाइपोग्लाइसेमिक टाइप का जो है ये आपका हार्मोन होता है। हाइपोग्लाइसेमिक टाइप का जो है ये हार्मोन है। और देखिए इंसुलिन से तो बहुत सारे जो है वो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसको सब क्यूटेनियस रूट से देते हैं। टोटल जो है ये आपका 51 अमाइनो एसिड से मिलके बना होता है। ठीक है। 51 अमाइनो एसिड से मिलके बना होता है। ये हार्मोन किससे मिलके बना है, अमाइनो एसिड से। मतलब किस टाइप का हार्मोन है, ये जो है आपका पेप्टाइड हार्मोन है। ठीक है। पेप्टाइड हार्मोन का जो है ये क्या है, एग्जाम्पल है, ये पेप्टाइड हार्मोन का एग्जाम्पल है। ठीक है। इसके अंदर दो चेन होती है, चेन ए और चेन बी। चेन ए जो है आपका जो है ये आपका जो है 21 अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है। ये जो है अलग अलग बहुत सारे जो है एम्स फार्मासिस्ट एग्जाम इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। चेन बी जो है आपका जो है सॉरी 30 अमाइनो एसिड से जो है ये आपका मिलके बना होता है। ये दोनों चेन जो है किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं, आपस में डाई सल्फाइड बॉन्ड से जो है आपस में जो है ये जुड़े होते हैं। डाई सल्फाइड बॉन्ड से जो है ये आपस में जुड़े होते हैं दोनों चेन। ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो पूछे जा चुके हैं। ठीक है। चलिए तो जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन इसका आंसर हमने निकाल लिया है। बाकी चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज। तो हमारे ह्यूमन ब्रेन का जो है सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, सेरिबेलम है, मेड्यूला ऑब्लिगांटा है, सेरिब्रम है या फिर थैलेमस है। तो इससे रिलेटेड जो है एक क्वेश्चन मैंने कराया था मॉडल पेपर नंबर 3 में। ठीक है। कि सेरिबेलम का फंक्शन क्या होता है, मेडुला ऑब्लिगांटा का फंक्शन क्या होता है, हाइपोथैलेमस का फंक्शन क्या होता है। तो देखिए अगर बात की जाए ह्यूमन ब्रेन के सबसे बड़े पार्ट की तो ये जो है आपका होता है सेरिब्रम होता है। क्या होता है, सेरिब्रम जो है ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है क्वेश्चन का सही आंसर है। और जो भी हम थिंकिंग करते हैं, जो सोचते हैं, वो किसका काम होता है, सेरिब्रम का ही काम होता है, इसका फंक्शन होता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है द पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस। पर देखिए पीएच स्केल आपको पता है 1 से लेकर 14 तक होता है। और अगर बात की जाए न्यूट्रल पॉइंट की, उदासीन बिंदु की, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है। तो अगर 7 से कम है, अगर 7 से कम है तो क्या होगा, एसिडिक होगा।
और अगर 7 से अधिक है, अगर 7 से अधिक है तो क्या होगा, आपका बेसिक होगा यानी कि क्षारीय होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विच टाइट्रेशन मेथड इज यूज टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो देखिए अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो जो हमारे पास अननोन सॉल्यूशन होगा हम उसके लिए जो है किस टाइप का टाइट्रेशन करेंगे, रेडॉक्स टाइट्रेशन करेंगे, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक करेंगे, प्रेसिपिटेशन करेंगे, या फिर एसिड बेस्ड टाइट्रेशन करेंगे। तो इसी क्वेश्चन में दिया है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, जाहिर सी बात है हम इसमें जो है एसिड बेस्ड टाइट्रेशन करेंगे, ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग पाउडर्स इनटू टैबलेट इज नोन एज। ठीक है, तो ऐसा प्रोसेस जिसमें कि जो हमारे पास पाउडर होता है हम उसे क्या करते हैं, टैबलेट में कन्वर्ट करते हैं। इस प्रोसेस को जो है क्या कहा जाता है, कॉम्प्रेशन, ग्रेनुलेशन, मिलिंग या फिर कोटिंग। तो इस प्रोसेस को जो है कहा जाता है कॉम्प्रेशन। ठीक है, जो भी हमारे पास पाउडर है हमने उसको कंप्रेस किया, उससे क्या बन गया, टैबलेट बन गया, इसे क्या बोलेंगे, कॉम्प्रेशन बोलेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन फॉर हीट सेंसिटिव मटेरियल। तो ऐसा मटेरियल जो कि क्या है, हीट सेंसिटिव है, अगर हम उसको ज्यादा टेम्परेचर के संपर्क में रखेंगे, कांटेक्ट में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इंसिनरेशन का मतलब क्या होता है, भस्म कर देना। ऑटोक्लेविंग में भी क्या होता है, टेम्परेचर बहुत अधिक होता है। हीट स्टरलाइजेशन में भी टेम्परेचर क्या होगा, अधिक होगा, तो हीट सेंसिटिव मटेरियल खराब हो जाएगा। तो हम इसमें यूज करेंगे फिल्ट्रेशन, तो फिल्ट्रेशन के माध्यम से जो है हम इसमें स्टरलाइजेशन करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइजर। गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइजर, तो गैस्ट्रिक एसिड क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। अगर उसका सिक्रीशन हमारे पेट में अधिक हो जाए तो क्या होगा, एसिडिटी हो जाएगा। ठीक है, अल्सर हो जाएगा। तो इसको रोकने के लिए एंटासिड देते हैं, और एंटासिड का एग्जांपल क्या है, कॉपर सल्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, लेड एसिटेट या फिर सिल्वर नाइट्रेट। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, हमारा एंटासिड होता है। ठीक है, तो गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, काउंटर करने के लिए क्या दिया जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात की जाए, द केमिकल फार्मूला ऑफ बोरिक एसिड। तो बोरिक एसिड का केमिकल फार्मूला क्या है, H2SO4 है, H3BO3 है, NaHCO3 है, HCl है। आप सभी को बिल्कुल सही आंसर पता है, H3BO3 क्या होता है, बोरिक एसिड होता है। बाकी सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। ठीक है, तो ये सभी चीजें जो है वो यहाँ पर दी गई है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ठीक है, चलिए अगला है, इन जेनेटिक्स विच मॉलिक्यूल्स कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो अगर बात की जाए जेनेटिक्स की, तो ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ले जाने का काम करता है, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, लिपिड। बिल्कुल सही आंसर है आप सभी का, डीएनए होता है, क्या होता है, ये आपका जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाने का काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग इज नोन एज। ठीक है, तो ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस को क्या कहते हैं, हीमोलाइसिस कहते हैं, कोगुलेशन कहते हैं, और डिफ्यूजन कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। तो देखिए जब हमारी रेड ब्लड सेल जो होती हैं, आरबीसी होती हैं, जब वो टूटती हैं, ब्रेक डाउन करती हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हीमोलाइसिस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कोगुलेशन। क्या बोलते हैं, कोगुलेशन बोलते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड में जो है कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो देखिए ये तो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये आपका अमाइनो ग्रुप है। ऑप्शन नंबर सी सही है, एल्डिहाइड ग्रुप ये होता है CHO। ठीक है, तो ये जो है आपका एल्डिहाइड में जो है ये आपका फंक्शनल ग्रुप होता है। फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ये क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो इसमें से जो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है। तो एलिफेटिक की बात की जाए, एथेन हो सकता है, प्रोपेन हो सकता है, ब्यूटेन हो सकता है, बेंजीन क्या होता है, एरोमेटिक होता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात की जाए, बायोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन एनिमल्स। तो एनिमल्स के अंदर जो है ग्लूकोज जो है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च के फॉर्म में, सेलुलोज के फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, या फिर सुक्रोज के फॉर्म में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन जो है आपका क्या होता है, एनिमल में जो है ग्लूकोज का स्टोरेज फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात की जाए, द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेस इज स्कर्वी। आप सभी को बिल्कुल सही आंसर पता है, विटामिन ए, B12, C या फिर डी। तो किस विटामिन की कमी से स्कर्वी होता है, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी होगा। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन की बात की जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिम्टम ऑफ पार्किंसन डिजीज। तो पार्किंसन डिजीज का जो है वो सिम्टम क्या है? पैरालिसिस यानी कि लकवा, ट्रीमर्स का मतलब क्या होता है? कांपना, उसमें क्या होता है कि हाथ पैर जो है वो हिलते रहते हैं, स्किन रैशेज या फिर फीवर। तो देखिए पार्किंसन डिजीज का जो है वो सिम्टम होता है ट्रीमर, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर बात की जाए एम्स फार्मासिस्ट एग्जाम की, तो एम्स फार्मासिस्ट एग्जाम का जो थोड़ा सा लेवल होता है वो थोड़ा सा हाई होता है। बाकी के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें जो है इसी टाइप के जो है वो मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की बात की जाए, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर इज नोन एज, ठीक है। तो अगर हमारे लीवर के अंदर इन्फ्लेमेशन हो गया, सूजन हो गया, उसे क्या बोलेंगे? हेपेटाइटिस बोलेंगे। ब्रोंकाइटिस में क्या होगा? ब्रोंक्यूल्स के अंदर सूजन हो जाएगा। गैस्ट्राइटिस में क्या होगा कि जो हमारा यहाँ पर जीआईटी है उसमें सूजन हो जाएगा। नेफ्राइटिस का मतलब ये हमारे किडनी सिस्टम में जो है अगर सूजन होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, उसे क्या बोलेंगे? नेफ्राइटिस बोलेंगे। तो क्वेश्चन का सही आंसर है हेपेटाइटिस, जो कि वायरस से होने वाली एक बीमारी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू इन ए कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में जो है सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो जो मैंने फार्मा का सिलेबस दिखाया है वहां पे जो है कंप्यूटर से रिलेटेड भी जो है क्या है? सब्जेक्ट है। तो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? बचपन से जो है आप सभी लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है क्वेश्चन का सही आंसर होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए अगला क्वेश्चन है, इन फार्मेसी ईआरपी सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर। तो देखिए जो भी आपकी फार्मेसी होती है वहां पे जो है ईआरपी सॉफ्टवेयर मतलब एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर का जो है यूज क्यों होता है? ड्रग फॉर्मुलेशन के लिए, पेशेंट काउंसलिंग के लिए, ड्रग एब्जॉर्प्शन की स्टडी के लिए। तो भाई देखिए जो भी आपकी फार्मेसी स्टोर होती है वहां पे हमें क्या करना है? दवाइयों को मैनेज करना है, स्टॉक को मैनेज करना है, मतलब इन्वेंट्री कंट्रोल करने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। चलिए अगला क्वेश्चन है, द मेजर ग्रीन हाउस गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो है सबसे बड़ी जिम्मेदार गैस कौन सी है? ऑक्सीजन है, CO2 है, नाइट्रोजन है या फिर हीलियम है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो है सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब हमारे पास एनर्जी का ऐसा सोर्स है जिससे हम क्या कर सकते हैं? रिन्यू कर सकते हैं। कोल हो गया, ये तो खत्म हो जाएगा, पेट्रोलियम भी खत्म हो जाएगा, नेचुरल गैस भी खत्म हो जाएगा, सोलर एनर्जी जो है क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात की जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ गवर्न द सेडिमेंटेशन ऑफ पार्टिकल्स इन सस्पेंशन। तो देखिए सस्पेंशन में जो है पार्टिकल का जो यहाँ पर सेडिमेंटेशन होता है वो किस रूल से या फिर किस लॉ से जो है वो रिलेटेड है? हेनरी लॉ, स्टोक लॉ, राउल्ट लॉ या फिर चार्ल्स लॉ। तो ये जो है आपका स्टोक लॉ से जो है संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द पार्टिकल साइज ऑफ ए सॉलिड सब्सटेंसेज टू इनहेंस इट्स सॉल्युबिलिटी इज नोन एज साइज रिडक्शन, और साइज रिडक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, द स्टेबिलिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इज टेस्टेड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया। ये जो है आपका माइक्रोबायोलॉजी से क्वेश्चन है। देखिए जो भी आपके फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होते हैं उनकी स्टेबिलिटी को जो है किस मीडिया के माध्यम से जो है, किस मीडियम के माध्यम से जो है उसे टेस्ट किया जाता है, ठीक है। न्यूट्रिएंट ब्रोथ, थायोग्लाइकोलेट ब्रोथ, इओसिन मेथाइलिन ब्लू अगर, मैकोंकी अगर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो यहाँ पे सही आंसर है वो आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, थायोग्लाइकोलेट ब्रोथ, ठीक है। तो ये आपका फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी से क्वेश्चन है। हु इज नोन एज फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। तो बैक्टीरियोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। तो बैक्टीरियोलॉजी का जो है फादर कौन है? रॉबर्ट कोच, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, लुइस पास्चर, जोसेफ लिस्टर। तो देखिए रॉबर्ट कोच को जो है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज यूज्ड फॉर साइज रिडक्शन। तो साइज रिडक्शन के लिए जो है कौन सा जो है यहाँ पर इक्विपमेंट जो है वो यूज किया जाता है? बाल मिल, ट्रे ड्रायर, बिल्कुल नाम से क्लियर है, ड्राइंग प्रोसेस में होता है, रोटरी टैबलेट प्रेस, टैबलेट बनाने में, सॉक्स हेलेट एक्सट्रैक्टर, मैसिरेशन वगैरह करने में जो है, एक्सट्रैक्शन करने में इसका उपयोग होता है। तो क्वेश्चन का सही आंसर है बाल मिल, जो कि इंपैक्ट और एट्रीशन प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इन टैबलेट कोटिंग, टैबलेट कोटिंग में विच मेथड इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर फिल्म कोटिंग। तो जो भी आपकी टैबलेट होती है उसके ऊपर फिल्म का लेयर चढ़ाने के लिए जो है सामान्य तौर पे किस विधि का जो है उपयोग होता है? सुगर कोटिंग, एंटेरिक कोटिंग, स्प्रे कोटिंग या फिर कंप्रेशन कोटिंग। तो स्प्रे कोटिंग का जो है वो उपयोग सबसे अधिक किया जाता है
टैबलेट के ऊपर फिल्म को, ठीक है, चढ़ाने में, फिल्म कोटिंग करने में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलिन कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग रिंग। तो देखिए अगर बात की जाए पेनिसिलिन के स्ट्रक्चर की, तो इसमें जो है कौन सा रिंग होता है, पायरिमिडिन रिंग होता है, बीटा लैक्टम रिंग होता है, बेंजोथाइजोल रिंग होता है, या फिर इंडोल रिंग होता है। तो बीटा लैक्टम रिंग जो है किसमें पाया जाता है, पेनिसिलिन के स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सल्फोनामाइड एक्ट बाई, सल्फोनामाइड जो होते हैं किस मेथड से काम करते हैं, ठीक है, सल्फोनामाइड एक्ट बाई इनहिबिटिंग, ये जो है किस चीज को इनहिबिट करते हैं, उसे ब्लॉक करते हैं, उसे कम करते हैं, डीएनए सिंथेसिस, फॉलिक एसिड प्रोटीन सिंथेसिस, या फिर सेल वॉल सिंथेसिस। तो देखिए सल्फोनामाइड जो होता है फॉलिक एसिड सिंथेसिस को रोकने का काम ये करता है, ठीक है। चलिए विच न्यूरोट्रांसमीटर इज एसोसिएटेड विद पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। तो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम में जो है कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर होता है, डोपामाइन, एसिटाइलकोलिन, एपिनेफ्रिन, या फिर सेरोटोनिन। तो देखिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात की जाए तो वहां पे होता है एड्रीनलिन, एड्रीनर्जिक और कोलिनर्जिक, आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल नाम ही से क्लियर है। कोलिनर्जिक मतलब आपका एसिटाइलकोलिन से आपका जुड़ा होगा, जो कि क्या है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है एसिटाइलकोलिन से जो है आपका जुड़ा होता है, ठीक है। यहां से जो है दो क्वेश्चन और बनते हैं। देखिए सेरोटोनिन का जो है, सेरोटोनिन, सेरोटोनिन जो है किस अमाइनो एसिड से बनता है, इसका प्रिकर्सर क्या होता है, ये होता है आपका ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन से ये बनता है। वही बात की जाए डोपामाइन की, इस चीज को जो है आप स्पेशल लिख लेंगे, क्वेश्चन जो है यहां से पूछा गया, डोपामाइन का प्रिकर्सर क्या होता है, ये आपका होता है टायरोसिन होता है, क्या होता है, टायरोसिन होता है, ठीक है। तो डोपामाइन का प्रिकर्सर क्या है, टायरोसिन है, और सेरोटोनिन का क्या है, ट्रिप्टोफैन है। तो यहां से भी जो है वो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, किसी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम में, ठीक है। टायरोसिन से क्या बनता है, ठीक है, इससे बन जाएगा आपका डोपामाइन बन जाएगा, और ट्रिप्टोफैन से क्या बनेगा, सेरोटोनिन बनेगा, और ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन क्या है, अमाइनो एसिड है। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, द टर्म बायो अवेलेबिलिटी रेफर्स टू। तो इस टर्म का मतलब क्या है, मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग, प्रपोर्शन ऑफ ड्रग दैट रीचेस सिस्टमिक सर्कुलेशन, एलिमिनेशन ऑफ ड्रग, या फिर बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है। तो देखिए बायो अवेलेबिलिटी का मतलब यह है कि कितना परसेंट, कितना प्रपोर्शन, कितना हिस्सा हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचा। ऑप्शन नंबर बी, द प्रपोर्शन ऑफ ड्रग दैट रीचेस सिस्टमिक सर्कुलेशन। चलिए अगले क्वेश्चन की बात की जाए, एल्कोलॉइड्स आर प्राइमरली डेराइव्ड फ्रॉम विच टाइप ऑफ नेचुरल सोर्स। तो देखिए जो भी अल्कलॉइड्स होते हैं ये जो है हमें मुख्य रूप से किस सोर्स से मिलते हैं, फंजाई से मिलते हैं, कवक से, बैक्टीरिया से, प्लांट से, या फिर एनिमल से। तो देखिए जो आपके एल्कोलॉइड्स होते हैं वो हमें मिलते हैं कहां से, पौधों से, प्लांट से, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ग्लाइकोसाइड्स आर फाउंड इन सेन्ना लिव्स। सेन्ना लिव्स में जो है किस टाइप का ग्लाइकोसाइड होता है, फ्लेवोनॉइड, कार्डियक, शायद ये क्वेश्चन कल हमने किया था। एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड जो है सेन्ना लिव्स में होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात की जाए, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल कंटेन, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में क्या होता है, मॉइस्चर अधिक होता है, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के कंपैरिजन में कम मॉइस्चर होता है, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के कंपैरिजन में सेम मॉइस्चर कंटेंट होता है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल की तरह, या फिर इसमें मॉइस्चर जो है वो नहीं होता है, ठीक है। ये जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में क्या होगा, इसमें मॉइस्चर कंटेंट क्या होगा, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल की, ठीक है, तुलना में क्या होगा, कम होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन का सही आंसर होगा, लेस मॉइस्चर देन सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, विच कैप्सूल साइज इज द लार्जेस्ट अमॉन्ग द फॉलोइंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह के जो क्वेश्चन है बहुत सारे गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, किसमें से कैप्सूल का ऐसा कौन सा साइज है जो कि क्या है, सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़े की बात की जाए 000 क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। और एक मैंने यहाँ पर टेबल बना रखा है, वो जो है मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। यहाँ पर हम लिख देते हैं साइज ऑफ कैप्सूल, ठीक है, हम यहाँ पर लिख देते हैं साइज ऑफ कैप्सूल। इस टेबल को जो है सभी लोग अपने कॉपी में बना लेंगे इसमें, और जो है यहाँ पे हम लिख देंगे वॉल्यूम, मतलब उसके अंदर जो है कितनी फिलिंग हो सकती है, और यहाँ पे हम लिख देंगे मास लिख देंगे, या फिर वेट लिख देंगे। हम यहाँ पर वेट लिख देते हैं, वेट जो है हम यहाँ पे लिख देते हैं
चलिए तो अब जो है हम यहाँ पर साइज ऑफ कैप्सूल जो है हम उसको लिख देते हैं। पहला है 000 जो कि क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, ठीक है, लार्जेस्ट होगा। उसके बाद आपका 00, सिंगल जीरो, उसके बाद 1 2 3 4 और 5। 5 नंबर का कैप्सूल जो क्या होता है, सबसे छोटा होता है। क्या होता है, सबसे छोटा होता है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ये हम यहाँ से टेक्स्ट हटा देते हैं, थोड़ा सा हम इसको ऊपर स्क्रॉल करते हैं, इसकाते हैं ऐसे, ठीक है। अब जो है सबके सामने जो है कि इसके अंदर आप कितनी फिलिंग कर सकते हैं, इस चीज को भी जो है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। इसमें 1.36 ml की फिलिंग हो सकती है, इसमें 0.95 ml की फिलिंग हो सकती है। वैसे इतना डिफिकल्ट तो पूछेगा नहीं, लेकिन एग्जाम में पूछ भी सकता है। 0.69 ml की फिलिंग इसमें होगी, ठीक है। ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है। एक नंबर में कितनी फिलिंग होगी, 0.48 ml की फिलिंग होगी। 2 नंबर के कैप्सूल में कितनी फिलिंग होगी, 0.37 ml की फिलिंग होगी। 3 नंबर वाले में जो है आपका 0.27 ml की फिलिंग होगी। ठीक है, 4 नंबर के कैप्सूल में जो है 0.20 ml की फिलिंग होगी। और 5 नंबर के कैप्सूल में जो है 0.13 ml की जो है इसके अंदर फिलिंग होगी, ठीक है। तो इस चीज को जो है आप अपने कॉपी में लिख लेंगे। थोड़ा सा हम इधर कर देते हैं। अगर बात की जाए वेट की, तो 000 वाले में सबसे ज्यादा वेट आप फिल कर सकते हैं 950 mg, दूसरे में है 650 mg, तीसरे में है आपका 450 mg, ठीक है। तो ये जो है जस्ट इसी के सामने वाला है, हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। इस चीज को जो है आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। 450 300 mg मिलीग्राम है, 250 mg 200 mg 150 mg और ये है आपका 100 mg, ठीक है। तो इस टेबल को जो है आप बना लेंगे, कैप्सूल का साइज और उसमें कितनी फिलिंग जो है वो हो सकती है, इस चीज को जो है आप अपने कॉपी में लिख लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है वो हमारा यहाँ पे हो चुका है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द फार्मेसी एक्ट 1948 गवर्न। तो देखिए जो हमारा फार्मेसी एक्ट है वो किसको गवर्न करता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग। देखिए ड्रग का, ठीक है, ड्रग का मैन्युफैक्चरिंग हो गया, स्टोरेज हो गया, सेल हो गया, ये सभी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट से रेगुलेट होता है, ठीक है। फार्मेसी एक्ट जो है वो फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन और फार्मासिस्ट का रेगुलेशन करता है। फार्मेसी एक्ट 1948 जो है रजिस्ट्रेशन और फार्मासिस्ट का रेगुलेशन करता है। जो भी आपका फार्मेसी का सिलेबस है, जो भी आपकी पीसीआई है, ठीक है, ये सभी जो है वो फार्मेसी एक्ट के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए शेड्यूल एक्स ड्रग। तो शेड्यूल एक्स में सारी आपकी नार्कोटिक्स और हैबिट फॉर्मिंग ड्रग होती हैं। पैरासीटामोल, एल्प्राजोलम, विटामिन सी, सेट्रिजिन। क्वेश्चन का सही आंसर एल्प्राजोलम होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात की जाए, आयुर्वेदा इज क्लासिफाइड एज सिस्टम ऑफ मेडिसिन अंडर। तो देखिए आयुर्वेदा जो है वो किस सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंतर्गत आता है, एलोपैथी, होम्योपैथी, बायोमेडिसिन या फिर ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो आपका पर आयुर्वेदा हो गया, सिद्धा हो गया, होम्योपैथी हो गया, फिलहाल आपका होम्योपैथी अलग है। तो ट्रेडिशनल ये जो है, ठीक है, ट्रेडिशनल मेडिसिन में जो है आपका आता है आयुर्वेदा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, द टर्म फाइटोकेमिस्ट्री रेफर्स टू। तो फाइटोकेमिस्ट्री शब्द का अर्थ क्या है, केमिस्ट्री ऑफ सिंथेटिक ड्रग, केमिस्ट्री ऑफ प्लांट डिराइव्ड कंपाउंड, स्टडी ऑफ एनिमल मेटाबॉलिज्म, स्टडी ऑफ ड्रग फॉर्मुलेशन, ठीक है। तो देखिए ड्रग फॉर्मुलेशन में तो हम इसका जो है हम इसको फार्मास्यूटिक्स में पढ़ते हैं। तो देखिए फाइटो का मतलब क्या होता है कि ये प्लांट से रिलेटेड होगा। द केमिस्ट्री ऑफ प्लांट डिराइव्ड कंपाउंड, मतलब हमें प्लांट से जो भी कंपाउंड मिलते हैं, जो भी केमिकल्स मिलते हैं, उनकी केमिस्ट्री का जो अध्ययन हम उसे करते हैं फाइटो केमिस्ट्री में, ठीक है, फार्माकोग्नोसी और फाइटो केमिस्ट्री। चलिए अगले क्वेश्चन की बात की जाए, द स्टडी ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, स्टडी ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन इज कॉल्ड एडीएमए। किसे कहते हैं, फार्माकोकाइनेटिक को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा फार्मा। और काइनेटिक लिखा गया है, काइनेटिक का मतलब क्या होता है, मूवमेंट। क्या होता है, मूवमेंट होता है। तो अगर हम किसी भी ड्रग को लेते हैं अपने शरीर में
तो उसका हमारे शरीर में क्या होगा, मूवमेंट होगा। पहले वो एब्जॉर्ब होगी, फिर हमारे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट होगी, फिर उसका मेटाबॉलिज्म होगा और अंत में जो है वो हमारे शरीर से निकल जाएगी, उसका एक्सक्रीशन हो जाएगा। तो काइनेटिक का मतलब क्या है, मूवमेंट। फार्माकोकाइनेटिक इसको बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए जो हमारा शरीर है उसने ड्रग के साथ में क्या किया, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे यहाँ पर बॉडी है उसने ड्रग को एब्जॉर्ब किया, उसको जो है अपने शरीर के अंदर फैलाया, डिस्ट्रीब्यूट किया, उसका जो है यहाँ पर मेटाबॉलिज्म किया, एक्सक्रीशन के हम क्या बोलेंगे, फार्माकोकाइनेटिक। और ड्रग ने हमारे बॉडी के ऊपर क्या किया, ड्रग ने जो है हमारे बॉडी के ऊपर क्या किया, ठीक है। उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है या फिर उसका इफेक्ट क्या हुआ, तो उसका जो अध्ययन स्टडी किसमें होगा, फार्माकोडायनेमिक में होगा। डायनेमिक का मतलब क्या होता है, पावर। जो भी ड्रग के पास पावर थी उसने क्या हमारे शरीर पे दिखाया, वो क्या होगा, फार्माकोडायनेमिक होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाफ लाइफ ऑफ ए ड्रग रेफर्स टू, तो देखिए जो भी आपका ड्रग है उसके हाफ लाइफ का मतलब क्या है, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ड्रग टू बी कंप्लीटली एलिमिनेटेड, ऐसा समय जिसमें जो ड्रग होगी हमारे शरीर से कंप्लीटली क्या हो जाएगी, निकल जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी। टाइम टेकन फॉर ड्रग कंसंट्रेशन टू रिड्यूस बाई हाफ, यही क्वेश्चन का सही आंसर है। हाफ लाइफ का मतलब क्या है, आधा, ठीक है। तो ऐसा समय, वह समय जिसमें कि उस ड्रग का कंसंट्रेशन हमारे शरीर में क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अगर हमने उस ड्रग को 100 mg लिया था तो कितने समय बाद जो है वो हमारे शरीर के अंदर कितना हो गया, 50 mg हो गया। द टाइम टेकन फॉर ड्रग कंसंट्रेशन टू रिड्यूस बाई हाफ, यही जो है क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेक्निक वाज डेवलप्ड बाई पीसीआर। पीसीआर से जो है वो रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था NFL फार्मासिस्ट पहले वाले एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। इसके माध्यम से हमारे पास जो भी डीएनए वगैरह का बहुत ही छोटा छोटा सैंपल होता है हम उसको एम्पलीफाई कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं, ताकि जो है हम उससे जो है सही रिजल्ट निकाल सके जो भी हम यहाँ पर टेस्टिंग वगैरह करेंगे, ठीक है। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को जो है किसने डेवलप किया था, इस टेक्निक को जो है कैरी मूलिस ने जो है वो डेवलप किया था, ठीक है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो कि NFL फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। एंटीबायोटिक टर्म सबसे पहले किसने दिया था, सेलमैन, वॉक्समैन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुइस पास्चर, जोसेफ लिस्टर ने। तो एंटीबायोटिक जो शब्द है इसको दिया था सेल्समैन, वॉक्समैन ने, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात की जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज, ठीक है। तो जीएमपी का जो है इसमें से कौन सा ऐसा पार्ट है, इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन जो कि जीएमपी का हिस्सा नहीं है, ठीक है। गुड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है, उत्पादन, ठीक है। तो देखिए अगर आप किसी भी फैक्ट्री में अगर कोई चीज बन रही है तो वो अच्छी तभी बनेगी जब वहां का स्टाफ अच्छे से ट्रेन होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं। दूसरा है आपका डॉक्यूमेंटेशन। तो देखिए अगर किसी भी फैक्ट्री में कोई भी अगर प्रोडक्ट बन रहा है, अगर यहाँ पर मान लीजिए कि दवाइयाँ ही बन रही हैं, तो उसका जो है पूरी तरीके से जो है आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, उसका जो है आपको पूरा रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। तीसरा है वेस्ट डिस्पोजल। तो जो भी आपकी दवाइयाँ बन रही हैं उसके बाद जो भी वेस्ट निकल रहा है क्या उसका प्रॉपर तरीके से वेस्ट का जो है वो निपटान किया जा रहा है, तो ये भी जो है आपका जीएमपी में आएगा। लेकिन मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो है ये आपका जीएमपी का हिस्सा नहीं है। मार्केटिंग का स्ट्रेटजी जो है इसको जो है दूसरी टीम बनाती है, ठीक है। ये आपका गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस में जो है आपका मार्केटिंग का स्ट्रेटजी नहीं आएगा। उस प्रोडक्ट को बेचने का जो है वो आपका अलग डिपार्टमेंट होगा, ठीक है। उसका जो है ये यहाँ पर हेडेक होगा, काम होगा उसका। चलिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, विच क्लास ऑफ एंटीबायोटिक वाज डिस्कवर्ड बाय पॉल एहरलिक फॉर ट्रीटिंग सिफिलिस। तो सिफिलिस के इलाज के लिए जो है पॉल एहरलिक ने जो है कौन सा एंटीबायोटिक डिस्कवर किया था, सल्फोनामाइड, सेल्वर्सन, सिफेलोस्पोरिन या फिर मैक्रोलाइड। तो देखिए पॉल एहरलिक ने जो है सिफिलिस के उपचार के लिए जो है सेल्वर्सन की खोज की थी, जिसे कि आर्सफेनामिन कहा गया, इसमें क्या था, आर्सेनिक था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच डिटेक्टर इज कॉमनली यूज इन गैस क्रोमेटोग्राफी। तो गैस क्रोमेटोग्राफी में जो है कौन सा डिटेक्टर जो है वो यूज किया जाता है, यूवी डिटेक्टर, फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर, फ्लोरेसेंस डिटेक्टर या फिर कंडक्टिविटी डिटेक्टर। तो इसमें जो है ये जो है फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर FID जो है इस केस में यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात की जाए, मास स्पेक्ट्रोमेट्री इज यूजफुल फॉर। तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री जो है वो किसके लिए उपयोगी है,
मॉलिक्यूलर वेट का पता लगाने के लिए, विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए, सरफेस टेंशन का पता लगाने के लिए, या फिर डेंसिटी को मेजर करने के लिए। तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री जो है ये मॉलिक्यूलर वेट, अणु भार जो है, इस मेथड की मदद से जो है अणु भार, मॉलिक्यूलर वेट जो है वो निकाला जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट फार्मेसी प्रैक्टिस इन इंडिया। तो भारत में जो है फार्मेसी प्रैक्टिस को कौन सी संस्था या फिर ऑर्गेनाइजेशन जो है क्या करता है, रेगुलेट करता है, नियंत्रित करता है? पीसीआई, WHO, ICH या फिर AICTE। तो देखिए भारत के अंदर फार्मेसी प्रोफेशन को रेगुलेट करने का काम है पीसीआई का, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का, जिसकी जो स्थापना है फार्मेसी एक्ट 1948 के अंतर्गत जो है, और पहली बार जो है पीसीआई कब बनी थी? 1949 में जो है पहली पीसीआई बनी थी, जब फार्मेसी एक्ट जो है, फार्मेसी एक्ट जब आपका 1948 में आ गया, इसके बाद जो है पहली पीसीआई का जब गठन है वो कब हुआ? 1949 में हुआ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, द टर्म ऑर्फन ड्रग रेफर्स टू ड्रग यूज फॉर। तो देखिए ऑर्फन ड्रग क्या होती है? ऑर्फन ड्रग ऐसी ड्रग होती है जिनका जो उपयोग है वो रेयर बीमारियों के लिए किया जाता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि इनकी जो कीमत होगी क्या होगी? करोड़ों में हो सकती है। द टर्म ऑर्फन ड्रग रेफर्स टू ए ड्रग यूज फॉर रेयर डिजीज, मतलब ऐसी बीमारियां जो कि लाखों करोड़ों में जो है किसी एक व्यक्ति को होती है। ठीक है, चलिए द ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम डिलीवर ड्रग थ्रू। तो देखिए जो आपका ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है, इसमें जो है जो भी आपकी ड्रग होती है उसे जो है किसके थ्रू, किसके माध्यम से जो है वो दिया जाता है? इंट्रावेनस इंजेक्शन, स्किन, ओरल रूट या फिर इनहेलेशन। ठीक है, तो इसी से नाम से क्लियर इसमें क्या लिखा गया? डर्मल लिखा गया है, और डर्मा का मतलब क्या होता है? स्किन होता है, मतलब इसको स्किन के माध्यम से देंगे, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच पॉलीमर इज वाइडली यूज इन कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो जो भी आपके कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम वाले आपके डोजेज फॉर्म है उसमें जो है कौन सा जो है वो पॉलीमर सामान्य रूप से यूज किया जाता है? पॉलीएथाइलिन ग्लाइकोल, सेलुलोज एसीटेट, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी, प्लास्टिक का उपयोग थोड़ी किया जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, पीईजी और सेलुलोज एसीटेट। चलिए अगला क्वेश्चन है, द टर्म एपिडेमियोलॉजी रेफर्स टू। तो एपिडेमियोलॉजी का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी, बिल्कुल गलत है। स्टडी ऑफ ड्रग इंटरेक्शन, बिल्कुल गलत है। स्टडी ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, ये भी सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी लग रहा है सही है। स्टडी ऑफ डिजीज अकरेंस इन पॉपुलेशन, तो किसी भी जनसंख्या में जो है जो भी बीमारियां फैलती हैं या फिर बीमारियों का जो पर अध्ययन है उसे जो है हम क्या कहेंगे? एपिडेमियोलॉजी कहेंगे। ठीक है, तो पॉपुलेशन में, जनसांख्यिकी में जो भी बीमारियां हो रही हैं उनके अध्ययन को क्या बोलेंगे? एपिडेमियोलॉजी कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है, द मेजर कॉज ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इज। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या है? जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती है, जैसे कि आपका हो गया हाइपरटेंशन हो गया, ठीक है, डायबिटीज हो गया। तो ये क्यों होती है? लाइफ स्टाइल फैक्टर की वजह से हो रही है। ठीक है, लाइफ स्टाइल फैक्टर्स हो रही है कि कौन क्या खा रहा है, ठीक है, कौन ज्यादा जो है यहाँ पर, ठीक है, योगा कर रहा है अपना, ठीक है, तली भुनी चीजें खा रहा है। ठीक है, तो मतलब किसका लाइफ स्टाइल बेहतर है। ठीक है, तो मेजर कॉज ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या है? वो है आपका लाइफ स्टाइल फैक्टर पे जो है ये डिपेंड करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्टेप इन प्रोडक्ट लॉन्च। तो अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उसका पहला कदम क्या होगा? मार्केट रिसर्च, एडवर्टाइजिंग, सेल्स ट्रेनिंग या फिर पैकेजिंग। तो देखिए जब भी आप कोई प्रोडक्ट बनाएंगे तो आप प्रोडक्ट क्यों बनाएंगे? क्योंकि आपको पता है कि इसकी मार्केट में डिमांड है, मतलब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात की जाए, ऑरेंज बुक जो है किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? WHO, US FDA, ICH या फिर CDS को। तो ऑरेंज बुक से रिलेटेड जो है क्वेश्चन हमने किया था मॉडल पेपर नंबर 3 में। ठीक है, तो देखिए ऑरेंज बुक जो है वो आपका यूनाइटेड स्टेट FDA के द्वारा जो है इसको पब्लिश किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है, FDA। चलिए अगला क्वेश्चन है, बायो इक्विवेलेंस स्टडीज आर रिक्वायर्ड फॉर। ठीक है, तो देखिए बायो इक्विवेलेंस जो आपकी स्टडी है वो किसके लिए जो है क्या है जरूरी है? न्यू ड्रग के लिए, जेनेरिक ड्रग के लिए, वैक्सीन के लिए या फिर हर्बल मेडिसिन के लिए। ठीक है, तो देखिए ये जो होता है आपका जेनेरिक ड्रग के लिए जो है ये आपका जरूरी होता है। तो देखिए यहाँ पर, ठीक है, ऐसी दवाइयाँ, ऐसे मॉलिक्यूल जो कि मार्केट में पहले से चल रही है, जैसे कि आपका, ठीक है, पैरासीटामोल पहले से जो है क्या आपका, ठीक है, मार्केट में बिक रहा है। आप अपने ब्रांड नेम से भी जो है आप पैरासीटामोल बना के बेच सकते हैं।
लेकिन उसके लिए जो है जो भी आपने पैरासिटामोल बनाया अपने ब्रांड का, उसकी जो है आपको बायो जो है ये वाली जो आपके यहाँ पर स्टडी है बायो इक्विवेलेंस, ये जो है आपको कंडक्ट कराना पड़ेगा और अपने ब्रांड नेम के लिए, और जो भी आपने पैरासिटामोल बनाया है उस ब्रांड नेम को अप्रूव कराने के लिए जो है ये रिपोर्ट जो है जो भी यहाँ पर अथॉरिटी होगी उसको जो है आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो जेनेरिक ड्रग के लिए जो है ये आपका रिक्वायर होता है, जरूरी होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात की जाए। इस तरह का जो क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, लेबलिंग रिक्वायरमेंट फॉर ड्रग इन इंडिया आर गवर्न बाई। तो देखिए जो भी आपका लेबलिंग होता है या फिर जो भी आपके पास पैकेजिंग होता है वो आपका शेड्यूल पी से संबंधित होता है, और शेड्यूल पी किसमें दिया गया है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में दिया गया है। ऑप्शन नंबर जो है क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, लेबलिंग रिक्वायरमेंट फॉर ड्रग्स इन इंडिया आर गवर्न बाय ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ठीक है, तो यहां से जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं ड्रग मास्टर फाइल वाले, और इस तरह के जो क्वेश्चन है आरआरबी फार्मासिस्ट एग्जाम 2019 में जो है यहां से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो ड्रग मास्टर फाइल के बारे में जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए ड्रग मास्टर फाइल जो है, ड्रग मास्टर फाइल इज प्राइमरली सबमिटेड टू। ठीक है, तो देखिए अगर आपको अमेरिका में, अगर आपको यूएस में अपनी किसी नई दवा को जो है अप्रूव कराना है तो आपको यूएस एफडीए में जो है आपको एक ड्रग मास्टर फाइल जो है आपको सबमिट करना होगा। ड्रग मास्टर फाइल क्या है, बिल्कुल नाम से क्लियर है, ड्रग का मतलब दवा होगी, फाइल का मतलब कोई डॉक्यूमेंट होगा। तो ये ड्रग मास्टर फाइल ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें जिस भी ड्रग को आप अप्रूव कराना चाहते हैं उससे संबंधित सभी जानकारी जो है वो उसमें लिखी गई होती है। आपको जिस भी नए ड्रग को जो है यूएस के अंदर बेचना है, सेल करना है, उससे संबंधित जो भी आपका रिसर्च है, जो भी आपके पास एविडेंस है, वो जो है आपको ड्रग मास्टर फाइल के रूप में जो है आपको यूएस एफडीए में जो है आपको ये जमा करना होगा। ठीक है, तो देखिए ड्रग मास्टर फाइल से जो है ये जो है आपकी 4 तरह की होती है और यहां से जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला है आपका टाइप 1, ठीक है, दूसरा है आपका टाइप 2, रेलवे फार्मासिस्ट एग्जाम 19 में जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तीसरा है टाइप 3 और चौथा है आपका टाइप 4। ठीक है, चौथा है आपका टाइप 4। अब इसके बारे में जो है मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बता देता हूं। देखिए जो आपका टाइप 1 होता है इसमें क्या है कि जो भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग साइट है, मतलब आपने दवा को जहां बनाया है, जो भी प्लांट है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग साइट हो गया, जो भी आपके पास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वहां पे फैसिलिटी क्या है, फैसिलिटीज क्या है, ठीक है, वहां का जो है, ठीक है, ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है, मतलब किस मेथड से जो है आपने बनाया है, ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है, और यहां तक कि जो है जहां पे आप अपनी दवाई को बना रहे हैं जिसका कि आप अप्रूवल लेना चाहते हैं वहां का स्टाफ क्या है, स्टाफ या फिर कहेगी पर्सनल कह सकते हैं, पर्सनल क्या है। ठीक है, तो ये सभी चीजें जो है वो टाइप 1 में आती हैं। टाइप 2 में आपका आता है ड्रग सब्सटेंसेज, यानी कि जिस मॉलिक्यूल से, जिस केमिकल से आपने उस दवा को बनाया है, मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। टाइप 3 में आपका पैकेजिंग मटेरियल आता है। पैकेजिंग मटेरियल जो है आपका किस में आएगा, टाइप 3 में आएगा। और टाइप 4 की बात की जाए तो इसमें जो है आप उस डोजेज फॉर्म को बनाने में आपने उसके अंदर जो भी एक्सिपिएंट का यूज किया है वो आपका टाइप 4 से रिलेटेड होगा। ठीक है, एक बार मैं यहाँ से हट जाता हूँ, आप इस चीज को जो है अपने कॉपी में लिख लेंगे। तो देखिए टाइप 1 वाला क्या है, टाइप 1 में जो है कि जो आपने जो है, जो इसमें जो है बेसिकली पूरा आपका फैक्ट्री के अंदर जो भी आपने किया हुआ है उस दवा को बनाने के लिए, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, फैसिलिटीज, ऑपरेटिंग प्रोसीजर, स्टाफ, ये सभी टाइप 1 में है। टाइप 2 में आपका ड्रग सब्सटेंसेज मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट टाइप 2, पैकेजिंग मटेरियल टाइप 3 और एक्सिपिएंट आपका टाइप 4 में आएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो इस चीज को जो है आप अपने कॉपी में लिख लेंगे। तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, Which type of DMF is related to drug substances type 2? टाइप 2 जो है क्वेश्चन का सही आंसर है टाइप 2। चलिए अगला क्वेश्चन है विच एजेंसी रेगुलेट ड्रग मास्टर फाइल इन जापान। तो जापान के अंदर जो है ऐसी कौन सी एजेंसी है जो कि ड्रग मास्टर फाइल को क्या करती है, रेगुलेट करती है। तो हम इसका आंसर निकालेंगे, आंसर को फिल करके। यूएसएफडीए अमेरिका की एजेंसी है, सीडीएस को इंडिया की एजेंसी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन करेगा नहीं। ऑप्शन नंबर 1 ही बच रहा है, पीएमडीए। पीएमडीए का फुल फॉर्म क्या है,
फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइस एजेंसी, जो कि जापान की एजेंसी है। फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइस एजेंसी जो है PMDA जो है वो जापान की एजेंसी है, जो कि जापान के अंदर जो है नई दवाओं को अप्रूवल देती है। अगर आपको जापान के अंदर जो है नई दवाओं का अप्रूवल चाहिए तो आपको जो है इसी एजेंसी से कांटेक्ट करना होगा। चलिए, तो इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक यूज फॉर हर्बल स्टैंडर्डाइजेशन। तो देखिए इसमें क्या दिया गया, पेपर क्रोमेटोग्राफी दिया गया है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। HPLC का फुल फॉर्म भी जो है एक गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछा जा चुका है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी HPLC का फुल फॉर्म होता है। तो इन सभी तकनीकों का जो उपयोग है वो किया जाता है हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विच सॉल्वेंट इज कॉमनली यूज इन सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन फॉर हर्बल ड्रग। तो देखिए जो भी आपके यहाँ पर हर्बल ड्रग है उनके अंदर जो भी एक्टिव केमिकल्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए किस सॉल्वेंट का उपयोग जो है सबसे अधिक होता है, एथेनॉल का, अल्कोहल का, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन इज मेनली यूज्ड टू। तो देखिए कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन का जो उपयोग है वो जो है क्यों किया जाता है, डिजाइन सिंथेटिक टेक्सटाइल, इंप्रूव वैक्सीन स्टोरेज, मैन्युफैक्चर हर्बल एक्सट्रैक्ट, प्रिडिक्ट ड्रग इंटरेक्शन। देखिए आजकल जो भी दवाइयां बनती हैं या फिर आज के समय में जो है जो भी नया नया प्रोडक्ट बन रहा है उसको सबसे पहले कंप्यूटर में जो है वो उसको बनाया जा रहा है। कोई भी बाइक हो गया, कोई भी कार हो गया, जो भी उसके यहाँ पर डिजाइन है उसको सबसे पहले कंप्यूटर में बनाया जाता है। यहाँ तक कि जो भी आपकी दवाइयां नई बन रही हैं उनका जो यहाँ पर प्री क्लिनिकल स्टडी है वो भी कहाँ पे होता है, कंप्यूटर पे होता है, ठीक है। तो प्रेडिक्ट ड्रग इंटरेक्शन, जो भी आपकी ड्रग इंटरेक्शन उसको प्रेडिक्ट करने के लिए जो है कंप्यूटर एडेड डिजाइन का जो है वो उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे दिया गया है CADD इज प्राइमरली यूज इन विच फेज ऑफ ड्रग डेवलपमेंट। तो ये CADD का फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन। तो जो आपका CADD है ये जो है ड्रग डेवलपमेंट के किस फेज से जुड़ा हुआ है, क्लिनिकल ट्रायल तो ह्यूमन पे होगा या फिर एनिमल पे होगा, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग या फिर मार्केटिंग या फिर प्री क्लिनिकल रिसर्च। तो प्री क्लिनिकल रिसर्च में जो है इसका जो है क्या है, बहुत बड़ा योगदान होता है। मतलब जब हम उसका क्लिनिकल ट्रायल नहीं कर रहे हैं तब जो है हम कंप्यूटर पे जो है उस दवा के बारे में जो है उसको डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो राइबोन्यूक्लिक एसिड 3 तरह के होते हैं, mRNA, tRNA, राइबोसोमल RNA। यहाँ पे एक ऑप्शन है cRNA, जो कि क्या है, RNA का टाइप नहीं है। विच प्रोसेस कन्वर्ट मैसेंजर RNA इनटू प्रोटीन, ठीक है। तो DNA से क्या बनता है, RNA बनता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और आपका देखिए RNA से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, जिसे क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, ट्रांसलेशन, ऑप्शन नंबर बी। द pH ऑफ ह्यूमन स्किन इज यूजुअली। तो देखिए जो हमारे यहाँ पर ह्यूमन स्किन होता है थोड़ा सा क्या होता है, एसिडिक होता है। क्या होता है, थोड़ा सा एसिडिक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी 5 से 6 के बीच में जो है हमारे स्किन का pH होता है। विच विटामिन इज कॉमनली यूज इन एंटी एजिंग प्रोडक्ट। ये आपका कॉस्मेटिक साइंस से क्वेश्चन है। तो देखिए ऐसे क्रीम, ऐसे पाउडर जो कि बढ़ती उम्र को रोकने का दावा करते हैं उसमें जो है कौन सा विटामिन मिलाया जाता है, विटामिन सी। तो अगर आप एस्कॉर्बिक एसिड डेली खाते हैं, अगर आप एक विटामिन सी की टैबलेट रोज खाते हैं तो आपका जो स्किन होगा क्या होगा, अच्छा होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात की जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट बेस्ड न्यूट्रास्यूटिकल। तो इसमें से ऐसा कौन सा न्यूट्रास्यूटिकल है जो कि क्या है, प्लांट बेस्ड है, प्लांट से मिलता है। करक्यूमिन, विटामिन डी, इंसुलिन, पैरासिटामोल। करक्यूमिन जो हमें मिलता है हल्दी से, ठीक है, टर्मेरिक से। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक सेपरेट प्रोटीन बेस्ड ऑन देयर साइज एंड चार्ज। तो इसमें से ऐसा कौन सा टेक्निक है जो कि प्रोटीन को सेपरेट करता है, अलग करता है, उसके साइज और उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, ठीक है। और जब DNA फिंगरप्रिंटिंग होता है तो इस केस में भी जो इसका जो है उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है क्वेश्चन का सही आंसर है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। चलिए तो फार्मा का जो है एक क्वेश्चन यहाँ पे और बचा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन। तो प्राइमरी प्रिवेंशन का मतलब क्या है कि जो भी आपके यहाँ पर बीमारियां उनको होने से पहले ही रोक दिया जाए। तो उनको होने से पहले जो है हम रोक सकते हैं वैक्सीनेशन के माध्यम से, वैक्सीन लगाकर, ठीक है। तो 70 क्वेश्चन जो है वो हमने यहाँ पर फार्मा के कर लिए हैं। अब जो है मैं आपको 10 क्वेश्चन यहाँ पे करा दे रहा हूँ जनरल अवेयरनेस का, जिसमें हिस्ट्री से क्वेश्चन होगा और साथ में जो है हम यहाँ पे 10 क्वेश्चन करेंगे
आपके जनरल साइंस के। तो देखिए जो भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, ये सारे जो क्वेश्चन है वो एनटीपीसी एग्जाम और बाकी की जो भी आपके यहाँ पर रेलवे के एग्जाम है, एलपी एग्जाम हो गया, ग्रुप डी एग्जाम हो गया, वहां से जो है ये सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, तो क्या पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग बिल्ट द 2.5 दिन का झोपड़ा एट अजमेर। तो यहाँ से दो चीजें बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि आज जो है यहाँ पे जो है, ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है, अजमेर सिटी में है। इसको किसने बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, हु रोट द बुक हिंद स्वराज। तो हिंद स्वराज बुक जो है किसने लिखा, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसको जो है महात्मा गांधी ने लिखा था, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो देखिए भारत का जो है पहला गवर्नर जनरल जो है वो कौन था, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात की जाए, हु वाज नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो भारत का जो है लौह पुरुष किसे कहते हैं, सभी को पता है, सुभाष, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन जो है किस वर्ष में शुरू हुआ, 1942 में शुरू हुआ, 1942 में शुरू हुआ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी। तो देखिए मौर्य डायनेस्टी का जो है वो संस्थापक कौन था, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन का सही आंसर होगा। Who was the viceroy of India during the partition of Bengal in 1905। तो देखिए बंगाल का जो है, बंगाल का विभाजन कब हुआ, 1905 में हुआ। ये भी जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल का पार्टीशन कब हुआ, 1905 में हुआ। और उस समय जो है भारत का वायसराय कौन था, ठीक है, लॉर्ड कर्जन था, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह के जो है तमाम जो क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन जो है अलग अलग रेलवे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, एनटीपीसी हो गया, आरपीएफ हो गया, ग्रुप डी हो गया, इस तरह के तमाम एग्जाम होते हैं। उसमें जो है इस तरह के हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है जनरल अवेयरनेस से वो जो है यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग मास्केर टुक प्लेस इन विच सिटी। तो देखिए जालियांवाला जो है सामूहिक बाग हत्याकांड कहाँ पे हुआ था, अमृतसर में हुआ था। तो क्वेश्चन का सही आंसर है अमृतसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो है वो स्थापना जो है कब की गई थी, 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है वो स्थापना की गई थी। अब देखिए यहां से अगला क्वेश्चन है, द मुगल रूलर अकबर वाज बोर्न इन विच, ये पैलेस। तो देखिए इन विच प्लेस, प्लेस का मतलब क्या होता है, स्थान। तो देखिए अकबर जो है कहाँ पे पैदा हुआ था, अमरकोट, फतेहपुर सीकरी, सियालकोट, आगरा। अमरकोट में जो है वो अकबर का जन्म हुआ था। ठीक है, अब यहां से जो भी क्वेश्चन होंगे जनरल साइंस के क्वेश्चन होंगे, द विटामिन विच इज लाइएबल टू बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग कुकिंग। तो ऐसा कौन सा विटामिन है जो कि कुकिंग के समय क्या होता है, नष्ट हो जाता है, विटामिन सी। एस्कॉर्बिक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन पेंसिल। पेंसिल में जो है किसका उपयोग होता है, ग्रेफाइट का, ऑप्शन नंबर ए। द गैस यूज फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट। जो भी आपका फल होता है उसको जो है आर्टिफिशियल रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस यूज होती है, एसिटाइलिन होता है। विच मेटल इज कॉमनली यूज फॉर मेकिंग फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। देखिए पहले जो भी आपके इलेक्ट्रिक बल्ब हुआ करते थे उनके अंदर जो है जो भी आपका फिलामेंट होता था उसको बनाने के लिए जो है किस मेटल का उपयोग होता था, टंगस्टन, ऑप्शन नंबर सी। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जो है मापने के लिए जो है वो किस डिवाइस का यूज होता है, बैरोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग एंड प्योरीफाइंग ब्लड। ठीक है, तो देखिए हाँ यहाँ पे जो है यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका, ठीक है, आपका पर जो है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में जो है ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो कि ब्लड को फिल्टर और यहाँ पर ठीक है प्योरीफाई करने के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, आप सभी को पता है, किडनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टेंडल इफेक्ट इज रिलेटेड टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है इसकी वजह से क्या होता है, टेंडल इफेक्ट होता है। हमें आसमान का जो रंग है वो ब्लू कलर क्यों दिखता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से, ऑप्शन नंबर बी। स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन। तो जो आपका स्पीड है, जो आपके पास साउंड है उसका स्पीड जो है मैक्सिमम किस में होगा, सॉलिड में होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो टोटल जो है 90 क्वेश्चन जो है वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। मैथ रीजनिंग के भी जो है 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप कोशिश करिए कि फार्मा में जो है कम से कम आपके 60 क्वेश्चन सही हो जाए। फार्मा में जो है 70 में से 60 क्वेश्चन आपके सही हो जाए, बाकी 30 नंबर में से जो है अगर आपको 20 नंबर मिल जाता है, आप यहाँ पे कोशिश करिए कम से कम 22 से 25 नंबर मिल जाए,
तो 80-85 नंबर अगर आपके रेलवे में आ गए तो जनरल कैटेगरी से भी जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दें और आप फार्मेसी पॉइंट के टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन करें। जो भी मॉडल पेपर होता है उसका जो पीडीएफ है वहां पे अपलोड कर दिया जाता है, तो जो अपना रिवीजन है वो करते रहें। और साथ में जो है जो भी आपके यहाँ पर आरआरबी के प्रीवियस ईयर के जो भी आपके बुक है, ठीक है, जनरल अवेयरनेस का, मैथ रीजनिंग का, इनको भी आप परचेज करके जो है आप थोड़ी सी और अपनी बेहतरीन जो है यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले मॉडल पेपर में, आरआरबी मॉडल पेपर 5 में। जय हिंद।